नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियंका कर्णवाल और मैं मनोज श्रीवास्तव। देशकाल यानी मौजूदा दौर में भारत के हालचाल की पूरी पड़ताल, भारत के अंदर, भारत के आसपास ऐसा क्या घटित हो रहा है जिसके बारे में जानना आपके लिए जरूरी हो जाता है। देशकाल में हमारी कोशिश रहती है हम आपके लिए उस घटना, उस सूचना को सही से डिकोड करें, उसके हर खास पक्ष को आपके सामने रखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का देशकाल। देशकाल में आज सबसे पहले बात होगी बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात पर, साथ ही बात होगी हिंदुओं पर हो रही हिंसा को रोकने के लिए भारत सरकार पर बढ़ते दबाव पर। भारत का हिंदू समाज आक्रोशित है। भारत के अलग अलग शहरों से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें लगातार सामने आ रही। भारत का हिंदू नाराज है। भारत सरकार से उसकी मांग यही है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कुछ भी हो रहा है उस पर लगाम लगना चाहिए। भारत सरकार को अमेरिका की तरह ही सख्त एक्शन लेना चाहिए। जब अमेरिका ईसाइयों की सुरक्षा का नाम लेकर नाइजीरिया पर बम बरसा सकता है तो भारत हिंदुओं की सुरक्षा के लिए बांग्लादेश पर सख्त एक्शन क्यों नहीं ले सकता। पिछले 48 घंटों के अंदर कई गंभीर मामले सामने आ चुके हैं। कॉक्स बाजार में हिंदुओं पर हमला किया गया, उनके घरों और मंदिरों पर अटैक किए गए, हिंदुओं के घर पर तोड़फोड़ की गई, लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और यहाँ तक कि गौहत्या का विरोध करने पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। आप सोचिए वह कैसे हालात हैं। हिंदू मंदिर में कट्टरपंथी नॉनवेज पार्टी का आयोजन कर रहे हैं। विरोध करने पर उल्टे कट्टरपंथी गैंग बवाल काट देती है, उल्टे हिंदुओं पर ही हमला कर देती है, उन्हें मारने पीटने लग जाती है। हैरानी होती है भारत के कुछ नेताओं को ये सब सामान्य लगता है। कैसे वो बांग्लादेश के हिंदुओं की तुलना भारतीय मुसलमानों से कर रहे हैं। उनकी दलीलें कैसे हिंदू बहुल भारत की ग्लोबल इमेज को प्रभावित करने वाली है, जानेंगे, समझेंगे। देशकाल की दूसरी स्टोरी में हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर कंटेंट की क्वालिटी को लेकर उठ रहे सवालों पर, जिस पर एआई जनरेटेड कंटेंट की वजह से गंभीर खतरा मंडरा रहा है। आज का युवा सोशल मीडिया का दीवाना है। जब से सोशल मीडिया कमाई का जरिया बन गया है तब से अजब गजब कंटेंट की रेस सी चल पड़ी है। टेक्नोलॉजी की डिजिटल दौड़ में आगे निकलने के लिए नई नई तरकीबें आजमाई जा रही हैं। सोशल मीडिया पर कमाई सबसे बड़ा लक्ष्य बन चुकी है और क्वालिटी पीछे छूटती जा रही है। एआई ने हमारी जिंदगी आसान बनाई है। कुछ सेकंड में बिना कैमरा, बिना टीम के ऑटोमेटेड वीडियो तैयार किए जा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आसानी से तैयार किया जाने वाला कंटेंट कितना मीनिंगफुल है। YouTube, Instagram और X पर AI से बने ऐसे वीडियो की बाढ़ आई हुई है जो दिखने में अजीब हैं। इनका न कोई मतलब है, न कोई संदेश, फिर भी लोग उन्हें लगातार देखे जा रहे हैं और ये इतने एडिक्टिव है कि करोड़ों व्यूज भी बटोर लेते हैं, करोड़ों की कमाई का जरिया भी बन रहे हैं। लेकिन कई रिपोर्ट्स ऐसा बता रही हैं कि नए YouTube यूजर्स को सुझाए जाने वाले हर 5 में से एक वीडियो लो क्वालिटी AI कंटेंट होता है। तो कैसे ये ट्रेंड सोशल मीडिया पर कंटेंट को प्रभावित कर रहा है, अगली पीढ़ी के लिए भ्रम की स्थिति पैदा करने वाला है, जानेंगे, समझेंगे। और देशकाल की तीसरी स्टोरी में हम बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की मुलाकात की, जिसने एक बार फिर दुनिया को युद्ध विराम की उम्मीद जगाई। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध से अब दुनिया थक चुकी है। हर रोज दोनों देश एक दूसरे पर बम, मिसाइल्स और घातक हथियारों से हमले कर रहे हैं। शांति की हर कोशिश अब तक नाकाम होती दिख रही है। जब युद्ध खत्म कराने के प्रयास शुरू होते हैं तो शांति की उम्मीद जगती है, लेकिन फिर टूट जाती है। ताजा उम्मीद फ्लोरिडा में हुई डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की बैठक से थी, लेकिन ये बैठक भी बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। 20 पॉइंट के शांति समझौते पर करीब 90% सहमति बन चुकी है और सुरक्षा गारंटी भी लगभग तय है, लेकिन पूर्वी डोनबास क्षेत्र को लेकर जमीन विवाद अब भी अटका हुआ है। ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात के बाद संकेत तो मिल रहे हैं कि शांति प्रक्रिया निर्णायक चरण के बेहद करीब है, लेकिन ये भी तय हो गया है कि अंतिम सहमति अभी बाकी है। सवाल यह है कि क्या युद्ध विराम इसलिए संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि कोई चाहता नहीं, या इसलिए क्योंकि डोनबास एक ऐसी गांठ बन चुका है जिसे खोलना किसी के लिए आसान नहीं। आज हम रूस यूक्रेन युद्ध पर आपको ताजा अपडेट देंगे। 3 बड़े सब्जेक्ट्स हमने आज उठाए हैं, जिसमें गंभीर मुद्दे भी हैं, इंटरनेशनल इश्यूज भी हैं और यूथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट आज हमने सब्जेक्ट उठाया है। इन तीनों का हम विश्लेषण करना शुरू कर रहे हैं। आप ध्यान से हमारे साथ रहिए, सुनिए, देखिए। पहली स्टोरी का रुख करते हैं। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश का बिगड़ता माहौल, वहां की राजनीति में कट्टरपंथियों की बढ़ती दखल, भारत की टेंशन तो बढ़ा ही रही है, वहां
लगातार हिंदुओं पर हो रहे हमलों ने भारत के हिंदुओं को काफी परेशान करके रख दिया है। एक हिंदू बहुल देश के लिए एक अजीब सी स्थिति बन गई है। मामला बेशक दूसरे देश का है, सीमाएं बटी हुई हैं, लेकिन धर्म तो एक है, आराध्य एक है, मान्यताएं एक है। जब वहां मंदिर तोड़े जाते हैं, देवी देवताओं की मूर्तियों का अपमान किया जाता है, जब वहां गौ हत्या को सेलिब्रेट किया जाता है, विरोध करने पर हिंदुओं को मारा पीटा जाता है, तो तस्वीरें हर हिंदू को परेशान करती हैं। हर हिंदू की आस्था को चोट पहुंचती है। हिंदुस्तान ही पूरी दुनिया का हिंदू परेशान हो चुका है। सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, सोशल मीडिया का दौर है। तकरीबन हर दिन कोई ना कोई हिंसा का वीडियो बांग्लादेश के किसी न किसी कोने से विचलित करने वाली तस्वीरें सामने आ ही जाती हैं। हिंदू परिवारों का वहां रहना मुश्किल होता जा रहा है। उन्हें जानबूझकर निशाने पर लिया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके घर जला दिए जा रहे हैं, महिलाओं का यौन शोषण हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। हिंदुओं के शोषण की एक एक तस्वीर सोशल मीडिया के जरिए सीमा पार यहां भारत पहुंच रही है। भारत के हिंदुओं पर एक तरीके का मनोवैज्ञानिक दबाव काफी बढ़ गया है। उन्हें लगने लगा है कि भारत सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। बांग्लादेश पर कड़ा एक्शन लेने की जरूरत आ गई है। एक हिंदू बहुल राष्ट्र की ग्लोबल छवि के लिए भी यह अच्छा नहीं है। जब अमेरिका नाइजीरिया में ईसाइयों पर हो रहे हमले के विरोध में बम बरसा सकता है, तो भारत ऐसा क्यों नहीं कर सकता है? भारत क्यों नहीं बांग्लादेश को करारा जवाब दे सकता है? भारत सरकार पर बांग्लादेशी कट्टरपंथियों को कड़ा संदेश देने वाले एक्शन का दबाव बढ़ता जा रहा है। भारत का हिंदू समाज आक्रोशित है, सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। अलग अलग शहरों से ऐसे विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, जो विचलित कर रही हैं और बता रही हैं कि हिंदू समाज हिंदुस्तान में कैसे बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा से परेशान हो रहा है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हिंदू समाज का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतरकर बांग्लादेश की यूनूस सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। दिल्ली में पाकिस्तान के विस्थापित हिंदू शरणार्थियों ने बांग्लादेश के खिलाफ हल्ला बोला, सिविल लाइन के पास यूनूस के पुतले को चप्पलों की माला पहनाई, जमीन पर यूनूस की फोटो को पैरों से रौंदा, नाराजगी जाहिर करने का अपना तरीका। दिल्ली में सिविल लाइंस पर जो पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी हैं बड़ी संख्या में पहुंचे हैं और यहाँ विरोध जता रहे हैं कि आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं पर ये अत्याचार कब रुकेंगे। कुछ यहाँ पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी जो हैं मेरे साथ मौजूद हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग, क्या विरोध है? हमारी बात सुनिए आप। हम पाकिस्तान से आए हैं। हमारी मोदी सरकार को बेनती है और प्रार्थना है कि हिंदुचार पे हत्या हो रहा है, हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, उनको रोका जाए। दिल्ली के बाद अब हम आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ले चलते हैं। लखनऊ में भी बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग सड़कों पर उतरे। हिंदू सुरक्षा सेवा संघ समेत कई सारे हिंदू संगठनों के लोगों ने बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बांग्लादेश की यूनूस सरकार के विरोध में नारेबाजी की गई, साथ ही वहां की सरकार को चेतावनी भी दी गई। अगर हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा नहीं रुकी तो भारत के हिंदू बांग्लादेश कूच करेंगे। वहां के कट्टरपंथियों को बांग्लादेशी हिंदुओं के शोषण का करारा जवाब देंगे। जम्मू से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। वहां भी हिंदू समाज का आक्रोश देखने को मिला। जम्मू में शिवसेना के डोगरा फ्रंट ने बांग्लादेश के खिलाफ मोर्चा खोला, बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में आवाज बुलंद की और इसी के साथ भारत सरकार से बांग्लादेश के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की गई। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार व उनकी हत्या के विरोध में डोगरा फ्रंट शिवसेना के द्वारा जम्मू में इस वक्त प्रदर्शन किया जा रहा है और जो बांग्लादेशी हैं उन्हें बाहर निकालने की मांग जो है वो यहाँ पर साफ तौर से उठ रही है। डोगरा फ्रंट शिवसेना के प्रधान अशोक गुप्ता जो हैं वो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं और जो बांग्लादेश के घुसपैठिए हैं उन्हें बाहर निकालने की मांग जो है वो केंद्र सरकार से की जा रही है। संकेत साफ है, भारत का हिंदू अब चुप बैठने वाला नहीं है।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार अब उन्हें बर्दाश्त नहीं। देश में शहर शहर बांग्लादेश के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क रहा है। वो भारत सरकार पर, बांग्लादेश पर एक्शन का दबाव बना रहे हैं और इसी के साथ भारत में घुसे बांग्लादेशियों को बाहर निकालने की मांग भी जोर शोर से उठने लगी है और यह सिलसिला बढ़ रहा है। एक तरफ भारत का हिंदू समाज परेशान है, सड़कों पर उतरकर बांग्लादेश के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है और वो बस यही चाहता है वहां की यूनुस सरकार एक्टिव हो, वहां के हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो, कट्टरपंथियों पर लगाम कसी जाए। कोशिश तो यही है किसी भी तरह से हिंदुओं के शोषण, उन पर हो रहे अत्याचार पर रोक लगे। लेकिन इन सब के बीच यहां भारत के कुछ राजनेताओं, मुस्लिम धर्म गुरुओं का हैरान करने वाला रिएक्शन सामने आ रहा है। वो बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात की तुलना यहां के मुसलमानों से कर रहे हैं। मतलब उन्हें लगता है जैसे बांग्लादेश में जो स्थिति हिंदुओं की है वही स्थिति भारत में मुसलमानों की है। बताइए जरा, क्या ये मानने वाली बात है? आप सुनिए AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी इस मसले पर क्या कह रहे हैं। वेस्ट बंगाल के एक लेबर को जिसका नाम जोएल शेख था, ओडिशा के संबलपुर में उसको बांग्लादेशी कहकर मार दिया गया। त्रिपुरा के एक MBA स्टूडेंट को, जो ट्राइबल लड़का है एंजल चकमा, उसके चेहरे को देखकर उस पर तंज करके उसको मारा और पीटा गया, उसकी मौत हो गई। जहां पर रूल ऑफ लॉ कमजोर होगा और वहां पर मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स गलबा हासिल कर लेगी तो फिर ये वाकयात होते हैं। देखिए, नरसंहार उसको कहते हैं एक कम्युनिटी को उसके हिंदू या मुसलमान होने के बेस पर उसको मारा जाए। बांग्लादेश में जो हिंदुओं का कत्ल हुआ है वो इस बेस पर नहीं हुआ कि ये हिंदू हैं। वहाँ एक एजिटेशन हुआ, लोग सड़कों पे निकले, उसमें कुछ लोग भी मरे, उसको नरसंहार ही नहीं कहते। नरसंहार कहते हैं जैसे इजराइल फलस्तीन में निहत्ते मासूम बच्चों को मार रहा है। हिंदुस्तान में मुसलमान क्या अल्पसंख्यक नहीं है? अल्पसंख्यक है ना? हाँ बोलिए, है कि नहीं है? यहाँ 50 से 60 मुसलमानों को जय श्री राम का नारा लगाकर मोब लिंच कर दिया गया। आप इसको नरसंहार नहीं बोले? देखिए, दीपू को इसलिए मारा गया क्योंकि उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ बातें ऐसी कही जो बुरी लग गई मुसलमान को। अब ओवैसी साहब को, मौलाना साहब को कौन समझाए? यह अंतर्राष्ट्रीय मसला है। यह हिंदू बहुल भारत की ग्लोबल इमेज से भी जुड़ा हुआ मसला है। इसे भारत के अंदर होने वाले हिंदू मुसलमान वाली राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। यहां तो इस तरह की राजनीति चलती रहती है, लेकिन क्या इससे इनकार किया जा सकता है कि आजादी के बाद या फिर बांग्लादेश के गठन के बाद जहां एक और भारत में मुसलमानों की संख्या बढ़ती गई, वहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही देशों में हिंदुओं की संख्या लगातार घटती चली गई। अगर भारत में इतनी ही दिक्कत थी तो ऐसा कैसे हो गया? कैसे मुसलमानों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई? जबकि यह बात दुनिया जानती है। बांग्लादेश हो या पाकिस्तान, वहां हिंदू कैसे घटते गए, वहां के हिंदू किस तरह के शोषण के शिकार होते रहे। यह बात किसी से बिल्कुल भी नहीं छिपी हुई है। जबकि वहां की सरकारें हमेशा यही दावा करती हैं उनके देश में हिंदू सुरक्षित हैं। तो क्या ओवैसी साहब इन नेताओं की बात मान रहे हैं क्या? इसमें तो यही संकेत मिल रहा है। खैर, अब बांग्लादेश में ही देख लीजिए, वहां हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। यह किसी से छिपा है क्या? हिंदुओं पर अत्याचार की तस्वीरें थोक भाव में सामने आ रही हैं, लेकिन वहां की सरकार क्या कर रही है, कैसे इसे खारिज कर रही है, वो देखिए। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी किया गया है और इसमें कहा गया है भारत के बयान वास्तविक हालात को बयान नहीं करते। बांग्लादेश सरकार किसी भी गलत, बढ़ा चढ़ाकर बताई गई या जानबूझकर गढ़ी गई कहानी को सिरे से खारिज करती है, जो बांग्लादेश में सांप्रदायिक सद्भाव की लंबी परंपरा को गलत तरीके से पेश करती है। वहां की सरकार कह रही है सब ठीक है, वहां के हिंदू मुसलमान सही तरीके से आपस में अच्छे से रह रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से उनके इस रुख का करारा जवाब दिया गया। भारत ने बांग्लादेश की भारत विरोधी नैरेटिव को खारिज किया। बांग्लादेश में कानून का राज कायम रखने, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए वहां की अंतरिम सरकार को जिम्मेदार बताया। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 48 घंटों के अंदर कई मामले सामने आए हैं। कॉक्स बाजार में हिंदुओं पर हमला किया गया, उनके घरों और मंदिरों पर अटैक किए गए, हिंदुओं के घर पर तोड़फोड़ हुई,
लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया है। और यहां तक कि गौ हत्या के हालात की तुलना यहां के मुसलमानों से कर सकते हैं। इस पर आज भारत के लोगों को गंभीरता से विचार करना होगा। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान एक अलग तरह की स्थिति बनी हुई है। भारत अपना पक्ष रख रहा है क्योंकि वहां अल्पसंख्यक है हिंदू और हिंदू समाज पर अत्याचार हो रहा है प्रियंका। लेकिन आप देखिए, मतलब बांग्लादेश का क्या रुख है उस पर तो हम काम कर ही रहे हैं, लेकिन देश के अंदर बांग्लादेश के प्रति जो एक नरमी नजर आती है और यहाँ के मुसलमानों को लेकर तुलनात्मक राजनीति शुरू हो गई है, ये सच में हैरान करने वाली लगती है। बिल्कुल मनोज, देखिए दो चीजें मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी। पहली, जिस तरह से हम पहले शुरुआत में सवाल भी किया था कि भारत क्यों नहीं कुछ एक्शन ले रहा है, जैसे अमेरिका ने तो नाइजीरिया पर अटैक कर दिया है, तो भारत क्यों नहीं? देखिए भारत की जो छवि है वो एक लोकतांत्रिक मूल्यों पर बात करता है भारत, और धार्मिक स्वतंत्रता की बात होती है, और जो भी है मतलब इक्वालिटी को यहाँ पर जो प्रेफरेंस दी जाती है। लेकिन अगर हम बात करें मौलाना की, तो अगर मौलाना की बात करें तो वो कह रहे हैं कि वो नरसंहार नहीं था। ठीक है, नरसंहार नहीं था, ठीक है, मान लिया आपकी बात, लेकिन आपको ये तो दिख रहा है कि मानवता के अगेंस्ट ये हो रहा है। आप इतना तो बोल सकते हैं, लेकिन वो इतना भी नहीं बोल रहे। अगर भारत को अगर ये इंटरनेशनल मंच पर बात रखनी है तो वो इस तरीके से रखनी चाहिए कि ये धर्म की, अगर आप नहीं देख रहे उसे धार्मिक तरीके से मत देखिए, लेकिन आप एटलीस्ट ऐसे देखिए कि मानवता का किस तरह से वहां पर उल्लंघन हो रहा है, वो तो दुनिया देख रही है ना। और जो मौलाना थे वो भी यही कह रहे थे, वो कम से कम इतना तो कह सकते कि मानवता की अगेंस्ट है, तो उनकी बात तो वाकई हैरान करने वाली थी। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है। एक तरफ पड़ोसी से तो निपटे रहे, लेकिन देश के अंदर ही अगर घर के अंदर के लोग अगर नहीं साथ होंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखते हैं आगे किस तरीके से जो स्थिति है वो क्या करवट लेती है। अगली स्टोरी का रुख करते हैं जी। और आज की खबर सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, बल्कि उस नई डिजिटल दौड़ की है जहां कमाई सबसे बड़ा लक्ष्य बन चुकी है और क्वालिटी पीछे छूटती जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ने हमारी जिंदगी आसान बनाई है। कुछ ही सेकंड्स में जानकारी, ऑटोमेटेड वीडियो, बिना कैमरा और बिना टीम के कंटेंट। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर आसान चीज सही होती है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, खासकर यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स पर एआई से बनी वीडियोस की बाढ़ आ चुकी है। वीडियो देखने में अजीब है, इनका कोई मतलब भी नहीं दिखता और ना कोई संदेश इनका समझ में आता है, फिर भी लोग लगातार देख रहे हैं और इतने ही एडिक्टिव होते हैं कि करोड़ों व्यूज भी बटोर लेते हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि नए यूट्यूब यूजर्स को सुझाए जाने वाले हर 5 में से एक वीडियो लो क्वालिटी एआई कंटेंट होता है। यानी शुरुआत से ही दिमाग में ऐसा कंटेंट परोसा जा रहा है जिसका मकसद जानकारी देना नहीं, सिर्फ रोक कर रखना और पैसा कमाना है। और यहीं से जन्म होता है एक नए शब्द का, एआई स्लॉप। एआई स्लॉप यानी वो कंटेंट जिसमें इंसानी मेहनत कम और मशीन की नकल ज्यादा होती है। एक जैसा म्यूजिक, एक जैसे कैरेक्टर, बिना कहानी, बिना लॉजिक, बस ऐसा वीडियो जो एल्गोरिदम को खुश करे। आसान भाषा में कहें तो ऐसा कंटेंट जो मशीन से बड़ी मात्रा में बनाया जाए, जिसमें इंसानी सोच और मेहनत बेहद कम हो और जिसका मकसद सिर्फ एक हो, ज्यादा से ज्यादा व्यूज और उससे ज्यादा पैसे कमाना। रिसर्च बताती है कि दुनिया भर में हजारों लोकप्रिय वीडियो चैनल्स में से सैकड़ों ऐसे हैं जो सिर्फ इसी तरह के कंटेंट बनाते हैं। इन चैनल्स के कुल व्यूज अरबों में है और सब्सक्राइबर्स करोड़ों में है। दिलचस्प बात यह है कि ऐसा कंटेंट देखने वाले लोग भी कई बार ये नहीं समझ पाते कि वो क्या देख रहे हैं। वीडियो में अजीब से किरदार हैं, असंभव कहानियां हैं और एक जैसे साउंड और बार बार दोहराए जाने वाले दृश्य, ये सब मिलकर दिमाग को ऐसा उलझाते हैं कि इंसान अगला वीडियो खुद ब खुद खोल देता है। इसे ही एक्सपर्ट्स डिजिटल लत की शुरुआत मानते हैं। कमाई की बात करें तो यहाँ आंकड़े और भी चौंकाने वाले हैं। अनुमान है कि सिर्फ एआई से बने ऐसे वीडियो से हर साल सैकड़ों करोड़ रुपए की कमाई हो रही है। नियम भले ही कहते हो कि कम क्वालिटी और ऑटोमेटेड कंटेंट से पैसा नहीं कमाया जाना चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि सिस्टम में कई ऐसे रास्ते हैं जिनसे यह कमाई जारी है। विज्ञापन, ब्रांड प्रमोशन, थर्ड पार्टी डील्स, सब कुछ पर्दे के पीछे चलता है और यही वजह है कि आज कंटेंट बनाने की रेस में क्वालिटी नहीं बल्कि स्पीड जीत रही है। जो चीज आज ट्रेंड कर रही है उसकी 10 से 12 कॉपी तैयार कर लो, थोड़ा रंग बदल दो, किरदार बदल दो और फिर उसे बड़े पैमाने पर फैला दो। ये क्रिएटिविटी नहीं है बल्कि एल्गोरिदम का खेल है और इस खेल में सबसे ज्यादा फायदा उठाया जा रहा है एआई का। इस पूरी खबर में भारत का जिक्र सबसे अहम हो जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला एआई स्लॉप चैनल भारत से, जिसे करीब 2.4 अरब से ज्यादा व्यूज है। एआई से बना एक बंदर, सुपर हीरो जैसा कैरेक्टर, अजीब लड़ाइयां, बच्चों को आकर्षित करने वाला फॉर्मेट। अनुमान है कि इस एक चैनल की सालाना कमाई $4 मिलियन तक हो सकती है और सिर्फ भारत ही नहीं, पाकिस्तान, ब्राजील, अमेरिका और सिंगापुर से भी ऐसे उदाहरण सामने आए हैं। कहीं एआई डॉग्स कैंडी फॉरेस्ट में घूम रहे हैं,
कहीं आपदा जैसे हालात दिखाकर रिलैक्सिंग साउंड डाले जा रहे हैं। रिसर्च बताती है कि भारत से करीब 2.4 अरब व्यूज आते हैं और सालाना कमी 35 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है। यानी एक तरफ डिजिटल इंडिया और दूसरी तरफ डिजिटल स्लॉप। सवाल यह है कि क्या हम अनजाने में अपने बच्चों और खुद को ऐसे कंटेंट का आदी बना रहे हैं जो दिमाग को सुस्त कर दे। और यहीं से बात पहुंचती है खतरे और साइड इफेक्ट्स पर। एआई स्लॉप सिर्फ बेतुका वीडियो नहीं है, बल्कि ये फेक वीडियो, गलत जानकारी और डीप फेक का भी रास्ता खोलता है। आज एआई से किसी की आवाज, चेहरा और हाव भाव कॉपी करना मुश्किल नहीं रहा है। राजनीति से लेकर आपदा तक फर्जी वीडियो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। एआई इतना ताकतवर हो चुका है कि असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो गया है। और यही वजह है कि गलत जानकारी और भ्रम तेजी से फैल रहा है। एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इस पर समय रहते लगाम नहीं लगी तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भरोसा खत्म भी हो सकता है। और दूसरी तरफ सोशल मीडिया कंपनीज भी एक दुविधा में है। एक तरफ यूजर्स की शिकायतें हैं, उनकी फीड में बेकार और दोहराया हुआ कंटेंट बढ़ता जा रहा है, और दूसरी तरफ वही कंपनीज एआई को भविष्य की तकनीक मानती हैं। एआई से कंटेंट बनाना आसान है, सस्ता है और बड़े पैमाने पर किया भी जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भविष्य सिर्फ मात्रा का होगा या गुणवत्ता का भी? अगर प्लेटफॉर्म सिर्फ व्यूज और एंगेजमेंट के पीछे भागते रहे तो एआई स्लॉप को रोकना मुश्किल हो जाएगा। और नियम बनाना काफी नहीं है, उन्हें सख्ती से लागू करना भी जरूरी हो जाता है। और अब सवाल ये उठता है कि इसका समाधान क्या है। जवाब एक नहीं है, कई हैं। पहला, कंटेंट पर सख्त निगरानी होनी चाहिए। दूसरा, एआई से बने वीडियो की साफ पहचान ताकि दर्शक जान सके कि वो क्या देख रहे हैं। तीसरा, डिजिटल साक्षरता। दर्शकों को ये समझना होगा कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अगर कोई वीडियो सिर्फ आपको रोकने के लिए बनाया गया है, बिना जानकारी और बिना संदेश के, तो उसे देखने से इनकार करना भी आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि एल्गोरिदम वही दिखाता है जो हम बार बार देखते हैं। तो आखिर में सवाल वही है कि एआई वरदान है या खतरा? तो इसका जवाब साफ है, एआई खुद ना अच्छा है और ना बुरा है। अच्छा या बुरा उसे बनाने और इस्तेमाल करने वाले इंसान पर डिपेंड करता है। एआई ने जिंदगी आसान की है, नए मौके दिए हैं, लेकिन अगर यही तकनीक सिर्फ कमाई और व्यूज के लिए इस्तेमाल होगी तो नुकसान भी उतना ही बड़ा होगा। और आज की जरूरत है संतुलन की, जहां तकनीक इंसान की मदद करे, उसे गुमराह ना करे, वरना ऐसा ना हो कि भविष्य में हमारे पास कंटेंट तो बहुत सारा हो लेकिन समझ बहुत कम रह जाए। और यही है एआई स्लॉप का असली खतरा, जो स्क्रीन से शुरू होकर सोच तक पहुंच जाता है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध से अब दुनिया थक चुकी है। हर रोज दोनों देश एक दूसरे पर बम, मिसाइलों और घातक हथियारों से हमले कर रहे हैं। शांति की हर कोशिश अब तक नाकाम होती दिखी है। जब युद्ध खत्म कराने के प्रयास शुरू होते हैं तो शांति की उम्मीद जगती है, लेकिन फिर टूट जाती है। ताजा उम्मीद फ्लोरिडा में हुई डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की बैठक से थी, लेकिन यह बैठक भी बेनतीजा ही खत्म हो गई। 20 पॉइंट के शांति समझौते पर करीब 90% सहमति बनी और सुरक्षा गारंटी भी लगभग तय मानी जा रही है। लेकिन पूर्वी डोनबास क्षेत्र को लेकर जमीन विवाद अब भी अटका हुआ है। ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात के बाद संकेत तो मिल रहे हैं कि शांति प्रक्रिया निर्णायक चरण के बेहद करीब है, लेकिन यह भी तय हो गया कि अंतिम सहमति अभी बाकी है। सवाल यह है, क्या युद्ध विराम इसलिए संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि कोई चाहता ही नहीं, या इसलिए क्योंकि डोनबास एक ऐसी गांठ बन चुका है जिसे खोलना किसी के लिए आसान नहीं है। आज रूस यूक्रेन युद्ध पर आपको हम अपडेट लगातार दे रहे हैं और ये भी आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस युद्ध का भारत पर पड़ते प्रभाव क्या हो सकते हैं और वैश्विक मंच पर भारत की रणनीतिक मजबूती कैसे बढ़ती नजर आ रही है, इस पर भी हम बात कर रहे हैं। 3 साल से ज्यादा समय हो चुका है जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग की शुरुआत हुई। हर हमले के बाद दोनों देशों के हमले और तेज और घातक होते चले गए, लेकिन जंग खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। क्यों आखिर? क्यों शांति का कोई भी प्रयास अब तक सफल नहीं हो पाया है? इसे समझना होगा। दरअसल युद्ध विराम तब होता है जब दोनों पक्षों को लगता है कि युद्ध से ज्यादा नुकसान शांति में है, लेकिन रूस और यूक्रेन दोनों की सोच अभी वहां तक पहुंची ही नहीं है। रूस चाहता है कि मैदान में मिली बढ़त को कूटनीतिक मान्यता मिले। यूक्रेन को डर है कि युद्ध विराम रूस को दोबारा हासिल करने का, वहां फिर से हमला करने का मौका दे देगा। अब ऐसे में दोनों के बीच विश्वास पूरी तरह से खत्म हो चुका है और यह बड़े वजह के तौर पर है कि हर प्रस्ताव कागज पर तो अच्छा लगता है, लेकिन जमीन पर नहीं। ट्रंप और ज़ेलेंस्की बैठक के बेनतीजा रहने के भी कई वजह हैं। फ्लोरिडा में हुई यह बैठक प्रतीकात्मक ज्यादा नजर आई, निर्णायक कम। डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन युद्ध को अमेरिका की प्राथमिकता नहीं मानते। वो खुलकर कह चुके हैं अमेरिका को हर युद्ध का बिल नहीं उठाना चाहिए।
वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की कह रहे हैं अमेरिका के बिना यूक्रेन की सैन्य और आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है, लेकिन क्षेत्रीय समझौते के लिए वो तैयार नहीं है। अब नतीजा क्या हुआ? न कोई रोड मैप, न कोई साझा बयान और न ही युद्ध विराम की कोई ठोस रूपरेखा दुनिया के सामने आ पाई। यानी रूस यूक्रेन युद्ध खत्म कराने के लिए हुई ट्रंप और ज़ेलेंस्की की बैठक बस एक उम्मीद के तौर पर दिखी, समाधान में नहीं बदल पाई। तो देशकाल में इन तीनों ही नए सब्जेक्ट पर हमने आपके सामने नए इन्फॉर्मेशन रखे हैं। ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप हमारे साथ सोमवार से शुक्रवार रोज रात 7:50 पर जुड़िए और देखिए देशकाल।